हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे साथ लाइव भी आ सकते हैं। सुबह में हमारी क्लास चलती है 9 बजे। ठीक है, 9 बजे से हमारी क्लास लाइव होती है। दिल्ली पुलिस को उसमें टारगेट किया गया है। दिल्ली पुलिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट उसमें लगाए जा रहे हैं। पहले मैथ की क्लास होती है, उसके बाद जीएस की क्लास होती है। अभी उसमें देखिए जीएस में आपको बताइए कि 50 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, लेकिन अभी भी 10 क्वेश्चन सिर्फ कराए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो क्वेश्चनों की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाएगी। 2 महीने पहले क्वेश्चनों की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाएगी और लगभग एक ही क्लास में 50 क्वेश्चन कराए जा करेंगे पर डे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शक शासक, शक वंश। ठीक है, कहाँ से आए, कैसे आए भारत में। ठीक है, इनकी नींव कैसे पड़ी और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्यों ऐसे कार्य किए थे, इन्होंने क्या क्या कार्य किए और कौन कौन से शासक इसमें प्रमुख रहे थे। ठीक है, सभी के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। चलिए देखिए, शकों की अगर बात की जाए तो शक कहाँ के निवासी थे। तो शकों की अगर बात की जाए तो देखिए शक मध्य एशिया के निवासी थे। पहले तो निवासी की आप याद रखना कि ये निवासी कहाँ के थे। तो निवासी की अगर बात की जाए तो शक मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे जी? मध्य एशिया के। ठीक है, मध्य एशिया के निवासी थे। शकों के निवास स्थान की बात करें तो मध्य एशिया, और ये मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र है? तो शकों में मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, मध्य एशिया यानी वर्तमान आज आप देखेंगे जो चीन का जो क्षेत्र है, चीन, तो चीन के पूर्वी भाग यानी आपके उत्तर पश्चिमी भाग, तो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के थे? चीन के उत्तर पश्चिमी भाग के निवासी, उत्तर और पश्चिमी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग के निवासी थे। यहीं पर हुआ क्या था कि 165 बीसी की अगर बात की जाए, 165 ईसा पूर्व, कितना? 165 बीसी में। ठीक है, 165 ईसा पूर्व में, ठीक है, एक कबीला होता है हिंगनू कबीला। कौन सा होता है? हिंगनू कबीला। अभी बात करेंगे इसकी। तो हिंगनू एक कबीला होता है। ठीक है, हिंगनू एक कबीला होता है और हिंगनू ये कबीला इन पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद ये जो जाति होती है शकों की, इसको वहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है और इनके जो इनका जो मेन लीडर था, मुखिया था, उसको मार दिया जाता है। जब उसको मार दिया जाता है तो पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में ये चीज़ें होती थी कि अगर मुखिया जो होता था, मुखिया को अगर कोई मार दे तो उसकी जो पूरी जितनी भी टोली होती थी वो भंग हो जाती थी। अब इसके जो मुखिया को मार दिया जाता है तो मुखिया के मृत्यु के बाद ये पूरी तरीके से विखंडित हो जाते हैं और अपना निवास स्थान छोड़ करके ये बढ़ चलते हैं किसकी तरफ? पश्चिम की ओर निकल पड़ते हैं। और पश्चिम की तरफ जब निकले तो ये 5 शाखाओं में विभाजित थे। तो इनकी 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं। कितनी शाखाएं थी जी? 5 शाखाएं थी इनकी। 5 शाखाओं में विभाजित थे, 5 शाखाओं में। ठीक है, तो 5 शाखा इनकी वहां से निकली और इनमें से एक शाखा जो थी इसकी, ठीक है, एक शाखा जो थी वो किधर चली गई? एक शाखा इनकी अफगानिस्तान की तरफ निकल गई। ठीक है, कहाँ निकल गई थी? अफगानिस्तान। तो एक शाखा इनकी अफगानिस्तान की तरफ चली गई। कहाँ चली गई थी? अफगानिस्तान। ठीक है, और जो दूसरी जो बाकी 4 शाखाएं थी वो भारत में आ गई थी। ठीक है, शकों की एक शाखा कहाँ चली गई थी? एक शाखा शकों की अफगानिस्तान, ठीक है, बैक्टीरिया होते हुए सीधा, ठीक है, ईरान की सीधा आपके ईरान की तरफ निकल गई थी। लेकिन जो दूसरी जो शाखा थी इनकी, दूसरी शाखा कहाँ आ गई थी? दूसरी जो बाकी 4 शाखाएं थी वो कहाँ आ गई थी? तो बाकी 4 शाखाएं भारत में प्रवेश करी। और भारत में सबसे पहले जो इन्होंने प्रवेश किया था वो तक्षशिला वाले क्षेत्र में प्रवेश किया था। चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, देखिए, शक जो थे, शक अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शक अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। इनका याद रखना, शक जो थे, शक अपने आप को क्षत्रप कहलाना पसंद करते थे। ठीक है, अभी आप देखेंगे। ठीक है, देखिए, शक 5 शाखाओं में भारत आए। कितनी शाखाओं में भारत आए? 5 शाखाओं में। ठीक है, शक जो थे 5 शाखाओं में भारत आए थे। ठीक है, और कहाँ आए थे? देखिए, पूर्वी ईरान के रास्ते से भारत आए और सबसे पहले जब ये बसे भारत में आकर के, तो ये सबसे पहले ये तक्षशिला वाले क्षेत्र में बसे। तो शक पूर्वी ईरान के रास्ते से भारत में आए और भारत में जब ये आए तो इनकी 4 शाखाएं थी। कितनी थी? 4 शाखाएं। ठीक है, 4 शाखाएं थी इनकी जब भारत में आए थे ये। अब ये 4 शाखाएं कहाँ कहाँ इन्होंने प्रवेश किया? तो एक थी इनकी तक्षशिला। ठीक है, एक तक्षशिला के शक,
तक्षशिला, एक तक्षशिला के शक थे, एक मथुरा के शक थे, ठीक है, एक मालवा के शक, और चौथा जो था इनका एक था नासिक के शक, ठीक है, नासिक, ठीक है। तो ये 4 शाखाएं थी शकों की। शक कहाँ कहाँ प्रवेश किया, तो एक तो चली गई थी इनकी तक्षशिला में रुक गई थी। यहाँ का शासक था राजुल, ठीक है। कौन था यहाँ का शासक, सॉरी यहाँ का शासक था तक्षशिला के। अगर शक की शासकों की बात करें, यहाँ की जो शाखा थी, यहाँ के शासक का नाम था इसका माउस। तो माउस जो था तक्षशिला के शकों का यहाँ जो शाखा थी इसका संस्थापक था। वहीं अगर बात करी जाए, ठीक है, मथुरा के शकों की, तो मथुरा के शकों में जो सबसे जो शासक था, तो मथुरा के जो शकों का जो संस्थापक था इसका नाम था राजुल या राजुल प्रथम। ये प्रथम शक क्षत्रप था जिसने भारत में यानी वर्तमान भारतीय क्षेत्र में अपने एक शाखा की स्थापना करी। शासनकाल चलता है इसका 20 BC से लेकर के, ठीक है। देखिए इसका जो शासनकाल की बात करें, देखिए इनके बात आते हैं राजुल की जो बात आती है, अभी शासनकाल की हम बात नहीं करेंगे। तक्षशिला का जो शक था, ठीक है, नाम इसकी अगर बात करें तक्षशिला के शासक की, तो इसका जो शासक था नाम था इसका माउस, ठीक है। क्या नाम था इसका, माउस। तो इसका जो शासनकाल चला था माउस का तक्षशिला में, ये चला था 20 BC से लेकर के 22 AD तक। कहाँ तक चला था, 22 AD तक इसका शासनकाल चलता है। लेकिन जो मथुरा के शक थे, मथुरा के शकों का जो संस्थापक था उसका नाम था राजुल। क्या नाम था, राजुल। अब हुआ क्या था, देखिए शकों की जो पहली शाखा थी वो कहाँ बसी थी जाकर के, वो मथुरा में जाकर के बस चुकी थी, सॉरी मालवा में जाकर बसी। और मालवा का एक शासक था, मैंने कल वाली क्लास में मैंने बात करी थी कि जो मालवा का शासक था, मालवा का स्थानीय शासक, नाम था उसका नाम था उसका विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त नहीं, विक्रमादित्य उसका नाम था। क्या नाम था, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इसके एक शासक था विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य यहाँ का स्थानीय शासक था। कहाँ था जी, स्थानीय शासक, ठीक है, स्थानीय शासक था, इसका नाम था विक्रमादित्य। हुआ क्या था, जब ये मथुरा में मालवा में जाकर बसे तो मालवा का एक स्थानीय शासक विक्रमादित्य था। अब इनका दोनों के आपस के मध्य में युद्ध होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में होता क्या है कि विक्रमादित्य के द्वारा इनको पराजित कर दिया जाता है और शक इस वाले क्षेत्र को छोड़ करके, ठीक है, कहाँ, मथुरा शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, मथुरा, ठीक है। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, मथुरा शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले मालवा में पहुंचे, लेकिन वहां जो जाते हैं तो विक्रमादित्य के द्वारा इनको पराजित कर दिया जाता है और पराजित करने के बाद ये सीधा मथुरा शिफ्ट हो जाते हैं। तो मथुरा में जिस शाखा की स्थापना करी थी उसका संस्थापक था, नाम था इसका राजुल। तो राजुल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विक्रमादित्य ने यहाँ पे पराजित कर दिया था इनको। ये पहले मालवा में आकर बसे थे, जो पहले मथुरा की जो शाखा थी ये पहले मालवा में आकर बसी, तो मालवा से इनको निर्वासित कर दिया जाता है विक्रमादित्य के द्वारा और ये जाकर के मथुरा में बस जाते हैं और मथुरा में एक नई शाखा की स्थापना करते हैं, ठीक है। मथुरा के शक कहलाए। अब विक्रमादित्य ने इनके उपलक्ष्य में जब इनको पराजित किया था तो देखिए 57 BC में, क्या 57 BC में एक संवत चलाया था जिसका नाम है विक्रम संवत, ठीक है। इनको पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना, विक्रम संवत की स्थापना, ठीक है, विक्रम संवत की स्थापना। तो विक्रम संवत का निर्माण, ठीक है, विक्रम संवत का प्रारंभ, ठीक है, विक्रम संवत का इन्होंने प्रारंभ किया था। तो यहीं से विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। 57 BC की बात है। 57 BC में विक्रमादित्य के द्वारा, विक्रमादित्य कहाँ का शासक था, मालवा का स्थानीय शासक था, इसके द्वारा शकों को पराजित कर दिया जाता है, मालवा के शकों को पराजित कर दिया जाता है और इसके उपलक्ष्य में उसने जीत की खुशी में एक विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। 57 BC में विक्रम संवत का प्रारंभ। तो क्वेश्चन आता है, देखिए आपने देखा होगा कैलेंडर जो होते हैं, भारतीय कैलेंडर जो है वो आपके एक तरफ आपके शक संवत दिखता है, एक तरफ विक्रम संवत दिखता है। तो उसमें लिखा भी होता है कि 57 BC क्या होता है, 57 BC विक्रम संवत, और एक आता है 78 AD, एक 78 AD शक संवत। देखिए इसमें क्या है कि आप इसके अनुसार अगर आप जाओगे, ठीक है, और 57 BC का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2023 चल रही है, क्या चल रही है, 2023 चल रही है, तो इसमें आप 57 ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप इसके अनुसार इसमें पहुँच चुके हो, ठीक है, विक्रम संवत शक संवत में, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा होता है, जैसे इसमें आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना है, यहाँ से आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है, 7 3 10, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8,
और ये 2080। तो 2080 की आपको तिथि दिखाई देगी वहाँ पे एक तरफ, ठीक है, एक तरफ आपको 200, ठीक है, कितने की तिथि दिखाई देगी, 280 की तिथि दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2022 की अगर बात करें, 2000 जैसे मान लीजिए 2023 से, और यहाँ पे 78, पहले मैं प्लस कर, ठीक है, तो जो करेंगे इसको माइनस करेंगे, 57 को उसमें प्लस कर देंगे। यानी अगर आप आगे जाना चाहो शक के अनुसार, अगर हम कैलेंडर देखेंगे कि शक संवत के अनुसार हमारा कैलेंडर कितना चल रहा है, तो आप वहां पर जाकर के 78 को जोड़ दीजिए, और अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत है, वहां जाकर के आप 57 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको शक संवत और विक्रम संवत में आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान हमारा कैलेंडर क्या चल रहा है, ठीक है। वैसे तो हम देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना रखा हमने, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, यानी एक विदेशी कैलेंडर को हमने अपना रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम करते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारा जो वार्षिक वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल, जो आपको देखो मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारतवासियों को मूर्ख भी बनाया था, तो मूर्ख दिवस के रूप में ये मनाया भी जाता है। लेकिन ये भारतीय लोग समझते नहीं है, उसी को मूर्ख दिवस कहते हैं, जबकि हमारा जो वास्तविक कैलेंडर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल। देखिए अभी आने वाला भी है, अब मार्च चल रही है, आज 29 मार्च है, वो अभी आने वाला है अप्रैल, तो देखिए आपको दिखाई देगा वहाँ पर आपको मूर्ख दिवस की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी जाएंगी, ठीक है, अप्रैल फूल दिखाया जाएगा। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हमारा जो बजट शुरू होता है, बजट यहीं से, ठीक है, इस पे ख़त्म और इससे शुरू, मार्च में क्या होता था, ख़त्म होता था, ठीक है। अब लेकिन इससे पहले क्या है, अप्रैल फरवरी में इसको बजट को तैयार कर दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद चलता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वार्षिकांक शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? अप्रैल से शुरू होता है, याद रखना। तो हमारी जो अगर नई साल आती है तो वो 1 अप्रैल से शुरू होती है, लेकिन वो मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीय लोगों के द्वारा। चलिए तो अब बात करते हैं, इसमें हो गया। तो विक्रम संवत की शुरुआत कहाँ से होती है? विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 BC से। किसने शुरुआत करी थी इसी की? ये मालवा का एक शासक था, स्थानीय शासक, उसने शकों को जब पराजित किया था तो इसके उपलक्ष्य में उसने एक संवत चलाया था जिसे कहते हैं हम विक्रम संवत, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या हुआ था, यहाँ से फिर उसके बाद कुछ शाखाएं इसकी नासिक पहुंची, और नासिक में, ठीक है, नासिक पहुंची। नासिक के जो 2 प्रसिद्ध शासक थे, नाम था इसका भूमक और दूसरे का नाम था नहपान, ठीक है। तो देखिए भारत में शक पूर्वी ईरान, यानी पूर्वी ईरान के रास्ते से भारत आए। राजुल या राजुल, ठीक है, राजबुल या राजुल मथुरा का प्रथम शक क्षत्रप था, क्योंकि शक क्या कहलाते थे? अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। भारत के प्रारंभिक शक शासकों में माउस प्रमुख था। कौन था जी? माउस प्रमुख। मैंने बताया था ना, माउस कहाँ का था? ये तक्षशिला का, ठीक है, तक्षशिला का एक शासक था। कहाँ का था जी? ये तक्षशिला का शासक था, नाम था इसका, ठीक है, नाम क्या था इसका? माउस, ठीक है, प्रमुख था माउस, और तक्षशिला का ये शक क्षत्रप था। रुद्रदामन सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रसिद्ध शासक था, शक शासक था, सबसे प्रसिद्ध नाम क्या था इसका? रुद्रदामन। और देखिए रुद्रदामन जो था ये कहाँ से था? तो देखिए मैंने भी बात करी थी नासिक, क्या है जी? नासिक। तो नासिक के जो शक थे, नासिक के शक, ठीक है, नासिक के जो शक थे, उन्हीं की जो एक शाखा थी उसका प्रमुख शासक था, नाम था इसका रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो था सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसने एक अभिलेख लिखवाया था जिसे कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो रुद्रदामन ने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया, और जूनागढ़ से 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलती है वो किस चीज़ की जानकारी मिलती है? वो मिलती है सुदर्शन झील की जानकारी। किसकी मिलती है जी? सुदर्शन झील की, ठीक है, सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील की हमें जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? सुदर्शन झील की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाई गई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और हमें इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक राज्यपाल था, नाम था उसका पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त के, ठीक है, पुष्यगुप्त के द्वारा, ठीक है, पुष्यगुप्त एक व्यक्ति था, तो पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है। उस समय पुष्यगुप्त जो था, ठीक है, सॉरी वैश्यगुप्त जो था, पुष्यगुप्त नहीं, सॉरी वैश्यगुप्त। तो वैश्यगुप्त जो था, वैश्यगुप्त उस समय सौराष्ट्र का एक राज्यपाल था, सौराष्ट्र, और इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। बाद में समय समय पर सुदर्शन झील का और उन्होंने भी निर्माण कराया था, पुनः निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और देखिए जो संस्कृत भाषा का लिखा हुआ पहला अभिलेख है, याद रखना,
तो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा का, ठीक है, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, ठीक है, पहला अभिलेख 150 एडी में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। अभिलेख प्राप्त होता है 150 एडी में इसका निर्माण कराया गया था। और ये जो शैली जो थी, इस पे शैली की बात करें तो देखिए इसमें शैली जो चंपू शैली का इसमें निर्माण किया गया था, ठीक है, चंपू शैली का इसमें प्रयोग किया गया था। चंपू शैली होती क्या है, तो देखिए चंपू शैली की अगर बात करें तो चंपू शैली गद्य और पद्य दोनों ही भाषाओं में लिखी जाती थी। तो ऐसी शैली जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसे चंपू शैली कहा जाता है। तो चंपू शैली में लिखा गया संस्कृत भाषा का पहला भारतीय अभिलेख कौन सा था, नाम था इसका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 150 एडी में इसका निर्माण कराया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, अभिलेख, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। देखिए अभी मैंने बात करी थी, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था ये, ठीक है। नाम क्या था इसका, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा निर्मित सौराष्ट्र की सुदर्शन झील को अपने राज्यपाल, ठीक है, सुविशाख या ठीक है वैश्यगुप्त सुविशाख द्वारा रुद्रदामन ने फिर से बनवाया, ठीक है। तो ये रुद्रदामन का ये एक साथी था सुविशाख, तो सुविशाख के द्वारा इसको फिर से बनवाया गया था सुदर्शन झील को। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सुविशाख द्वारा यानी जूनागढ़ के जो अभिलेख था, ठीक है, जूनागढ़ का जो अभिलेख था, इससे हमें जानकारी मिलती है कि, ठीक है, तो रुद्रदामन के राज्यपाल ने, सुविशाख जो राज्यपाल था रुद्रदामन का, इसने सुदर्शन झील को फिर से पुनर्निर्माण कराया था। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, वैश्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। वैश्यगुप्त कौन था, तो वैश्यगुप्त की अगर बात करें तो वैश्यगुप्त राज्यपाल था कहाँ का, सौराष्ट्र का। और किसके समय की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात है। चलिए आगे नेक्स्ट, ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शक शासक था, ठीक है। रुद्र सिंह तृतीय जो था अंतिम शक शासक था। अब इसकी मृत्यु किसके द्वारा कर दी जाती है, देखिए इसकी मृत्यु जो कर दी जाती है, इसकी मृत्यु की अगर बात करें रुद्र सिंह तृतीय की मृत्यु, रुद्र सिंह तृतीय की मृत्यु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त, ठीक है जी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, तो इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जीत होती है और इसकी हार होती है, ठीक है, इसकी हार होती है। और इस उपलक्ष्य में यानी इसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। क्या चलाए थे जी, व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। तो याद रखना, व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। किसने चलाए थे, नाम था इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है, इसकी हत्या कर दी थी। रुद्र सिंह तृतीय ने, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, ये किस शाखा से संबंधित था, तो ये नासिक वाली शाखा से संबंधित था। और इसकी हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी जीत के उपलक्ष्य में, यानी अपनी जीत के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे जी, व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे। तो याद रखना, पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली के सिक्के क्यों चलाए, तो उसने जब रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, ये शक शासक था, तो जब इसने पराजित किया था तो इसी उपलक्ष्य में इसने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। नाम था इसका विक्रमादित्य द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का गिरनार अभिलेख लिखवाया था इसने, लेकिन उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि उसने संस्कृत भाषा का अभिलेख लिखवाया था चंपू शैली का। लेकिन ये जो गिरनार अभिलेख था, इसमें भी चंपू शैली का प्रयोग किया गया था। चंपू शैली, ठीक है, चंपू शैली, ठीक है, चंपू शैली का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना, तो संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रेमी था, इसलिए इसने अपने अभिलेख जो लिखवाए थे वो संस्कृत भाषा में लिखवाए थे। तो शकों, ठीक है, तो शकों के बारे में ये था। इसका अंतिम शासक पूछा जाता, शक कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है, शक अपने आप को क्या कहलाते थे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है रुद्रदामन से संबंधित। कौन आता है, रुद्रदामन से संबंधित, कि रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन कौन था, ये शक शासक था।
और ये कौन सी शाखा से संबंधित था, तो ये नासिक वाली शाखा से संबंधित था। तो ये कहाँ के निवासी थे, देखिए अभी आप देखेंगे यूची, यूची एक जाति होती है, ठीक है, यूची जाति जो होती है, तो यूची आप देखेंगे, यूची जाति वो कहाँ से संबंधित होती है, वो कुषाणों से संबंधित होती है। तो कुषाण जो थे ये वही कुषाण होते हैं जो इनको भगा देते हैं, कहाँ पर, पश्चिम की तरफ इनको भगा दिया जाता है, किसके द्वारा, यूचियों के द्वारा। यूची कौन होते हैं, बाद में जाकर जब भारत में इनकी शाखा आती है यूचियों की, तो ये अपने आप को कुषाण कहलाना पसंद करते हैं। तो ये कुषाण यहाँ पर आए, इन्होंने अपने आप को यूची यहाँ पर आए और इन्होंने अपने आप को कुषाण कहलाना शुरू किया। और इसके साथ देखिए क्या होता है कि इनको यहाँ से भगा दिया जाता है, पश्चिमी चीन वाले क्षेत्र से इनको भगा दिया जाता है, और एक नई इनकी जो 5 शाखाएं भारत आती हैं, 5 शाखाओं में से 4 शाखा भारत आती हैं और एक शाखा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, क्योंकि प्राचीन काल की बात करें तो क्षेत्र भी भारत वाले 5 शाखाएं, जिनमें कहाँ चली, ईरान की तरफ चली जाती है, और फिर शाखा 4 शाखा यहाँ आ जाती है। नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो ये था हमारा शकों से संबंधित जो भी चीजें थी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पूछ लिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था, किसने बनवाया था, तो इनके बारे में पूछा जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। अब चलता है जो नेक्स्ट वंश आता है, देखिए जरूरी नहीं कि यही वंश आए, इससे पहले भी बहुत सारे वंश आते हैं। देखिए कौन कौन से वंश आते हैं तो देख लेते हैं एक बार। शकों के बाद पर्थियन आए, ठीक है, कौन आए थे जी, शकों के बाद पर्थियन या पहलव आते हैं भारत में, ठीक है, मैंने बताया था। देखिए शकों के बाद पर्थियन या पहलव आते हैं, कौन आते हैं, पर्थियन, ठीक है, या पहलव। तो शकों के बाद पर्थियन या पहलव आते हैं, उसके बाद कुषाण आते हैं। तो इससे पहले जो वंश आता है इसे पर्थियन वंश या पहलव वंश कहते हैं, ठीक है। निवास इनका ईरान से मध्य एशिया में आए। ये कहाँ से आए थे, ईरान से मध्य एशिया में आए। कहाँ से आए थे जी, ईरान से मध्य एशिया में आए। और इनके अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इनका जो वास्तविक संस्थापक था इसका नाम था मिथ्रेडेटस। क्या नाम था, मिथ्रेडेटस। तो मिथ्रेडेटस जो था इस वंश का संस्थापक था, और ये ईरान से मध्य एशिया में आए। कहाँ से आए थे जी, ईरान से मध्य एशिया में इन्होंने प्रवेश किया, और इनका संस्थापक था मिथ्रेडेटस, ठीक है। महत्वपूर्ण शासक था इनका गोंडोफर्नीज। क्या नाम था इनका, महत्वपूर्ण शासक गोंडोफर्नीज, ठीक है, गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक था। मिथ्रेडेटस इस वंश का संस्थापक था, लेकिन गोंडोफर्नीज जो था इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। गोंडोफर्नीज के शासनकाल की बात करें तो देखिए सेंट थॉमस द्वारा सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था, और सबसे पहले, ठीक है, गोंडोफर्नीज के द्वारा, ठीक है, गोंडोफर्नीज के शासनकाल में, ठीक है, ठीक है, इसी के शासनकाल में, ठीक है, इसी के शासनकाल में इसी के शासनकाल में, ठीक है, सबसे पहले इसी के शासनकाल में, पहली शताब्दी की अगर बात करें तो पहली शताब्दी में इसी के शासनकाल में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था, ठीक है। तो इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है। किसने किया था प्रचार, तो नाम था इनका, ठीक है, सेंट थॉमस के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार होता है इसी के शासनकाल में। तो ये याद रखना, वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ईसाई धर्म का प्रचार कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो वहाँ पे आधुनिक भारत की ये बातें पूछी जाती हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को वही याद रहता है कि आधुनिक भारत में वो चीज़ें, ठीक है, वहाँ पर आई थी। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनको मान्यता मिली थी, देखिए 1813 में एक एक्ट आता है, उसके अनुसार यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार जो है पूरे अच्छे तरीक़ा से होने लगा था। लेकिन अगर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करी जाए तो प्राचीन भारत में, ठीक है, पर्थियन या पहलव वंश, ठीक है, का जो शासक था नाम था इसका गोंडोफर्नीज, उसी के शासनकाल में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था। और कब किया, किसके द्वारा किया गया था, तो सेंट थॉमस के द्वारा। सेंट थॉमस के द्वारा सबसे पहले भारत में ईसाई धर्म का
प्रचार शुरू हुआ था। तो याद रखना, ये पूछा तो नहीं, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन याद रख लेना कि पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाए, तो आप याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें, ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें कुषाणों की, ठीक है। और ये देखिए प्रथम शताब्दी की बात है जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था, ठीक है। इसका शासनकाल चला था 20 से लेकर 41 एडी तक। जो ये जो था गोंडोफर्निस, इसके शासनकाल की बात करें तो 20 एडी से लेकर के, ठीक है, 41 एडी तक इसका शासनकाल चलता है। कहाँ तक चलता है, यानी 20 ईस्वी से लेकर के 41 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। और इसी के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में, ठीक है, जब हम एडी में आ चुके हैं, अब हम एडी में बात कर रहे हैं, एडी यानी ईस्वी की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की हम बात कर चुके हैं। तो ईसा पूर्व में पहली शताब्दी में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश, कुषाण से संबंधित जो बातें हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कुषाण वंश, ठीक है, तो कुषाणों की अगर बात करी जाए, कुषाण वंश, ठीक है, देखिए मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे प्रसिद्ध थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना करी थी? स्थायी साम्राज्य की स्थापना करी थी। और देखिए कुषाण जो थे, कुषाण कहाँ से आए थे, तो देखिए बात करें तो ये पश्चिमी चीन वाली एक जाति थी। मैंने बताया भी था अभी, जब इससे पहले मैंने शक पढ़ाए हैं, तो शकों के अंतर्गत मैंने बताया था कि निवासी कहाँ के थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये? मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे जी? मध्य एशिया, मध्य एशिया के निवासी होते हैं ये, मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। जाति की बात करें तो इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति थी यूची, यूची। और ये वही यूची होते हैं जो शकों को मार करके भगा देते हैं वहां से, ठीक है। सामान्यतः देखा जाए तो ये चीन के पश्चिमी वाले क्षेत्र में, यानी चीन के उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में निवास करती थी जाति, और इन्होंने शकों को वहां से मार करके भगा दिया था। इन्हीं का नेता था, यूची जाति का एक नेता था, ठीक है, जिन्होंने 165 बीसी में, 165 ईसा पूर्व में शकों को यहाँ से निर्वासित कर दिया था। यानी चीन के एक यूची जनजाति ने 165 बीसी में शकों के शासक यानी शकों के नेता के यानी मुखिया के ऊपर आक्रमण किया और उसको मार डाला, और इस कारण शक वहां से भाग गए थे। और भाग करके कहाँ चले गए थे? 5 शाखाएं भारत आ गई थी इनकी, ठीक है। एक शाखा अफगानिस्तान से निकलती हुई सीधा वहीं चली गई थी। शक अपने आप को क्या कहलाते थे? यूची कहलाते थे, ठीक है। 165 बीसी में पड़ोसी कबीले हिंगलू द्वारा इनके सरदार की हत्या कर दी गई, ठीक है। 165 बीसी में जो हिंगनू कबीला था, ठीक है, इनकी जो शाखाएं थी भारत में, इनकी 2 शाखाएं आई। एक थे कनिष्ठ यूची, एक थे ज्येष्ठ यूची। कितने थे? भारत की बात करें तो भारत में इनकी 2 शाखाएं आई। कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं, ठीक है। इनकी 2 शाखाएं थी भारत में, एक थे कनिष्ठ, और एक थे ज्येष्ठ, ठीक है। 2 शाखाएं इनकी भारत आई, एक थे कनिष्ठ यूची, एक थे ज्येष्ठ यूची। कनिष्ठ यूची की बात करें तो एक तिब्बत की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। कहाँ की तरफ? कनिष्ठ यूची यानी छोटे यूची, इन्होंने करा था तिब्बत की ओर प्रस्थान, यानी ये तिब्बत की ओर चले, ये तिब्बत की ओर आए और तिब्बत होते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश किया, ठीक है। ये तिब्बत की ओर प्रस्थान किया इन्होंने, तिब्बत की ओर प्रस्थान किया, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसको नीचे वाले को। इन्होंने तिब्बत की ओर प्रस्थान किया और तिब्बत से होते हुए सीधा भारत में आए। और एक जो इनकी शाखा थी ज्येष्ठ यूची, ये कहाँ चली गई थी? ये सीधा, ठीक है, ये सीधा उत्तर वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ गई थी। कहाँ चली गई थी? ये पश्चिम की ओर, ठीक है। ये जो इनकी शाखाएं थी ये पश्चिम की ओर बढ़ती चली गई, और पश्चिम होते हुए इन्होंने बैक्टीरिया सीरिया के शासकों को पराजित किया था, ठीक है। जो इनकी ज्येष्ठ यूची शाखा थी ये पश्चिम की ओर गए। कहाँ गए थी? ये पश्चिम की ओर गए, तो ये पश्चिम की ओर चले गए, पश्चिम की ओर गए। ये कहाँ चले गए थे? पश्चिम की ओर चले गए। और इन्होंने बैक्टीरिया यानी वर्तमान अफगानिस्तान, ठीक है, बैक्टीरिया उस समय भारत का हिस्सा था, बैक्टीरिया और ईरान के शासकों को पराजित किया, ईरान के शासकों को पराजित किया। और भारत में जो प्रवेश करने वाले जो पहले शाखा थी इनकी कनिष्ठ यूचकों की, इनका जो पहला शासक होता नाम होता है इसका विम कटफिसेस,
क्या नाम होता है? विम कडफिसेस। ठीक है, विम कडफिसेस भारत में प्रवेश करने वाला पहला कुषाण था जिसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना करी थी। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुषाणों का, जो सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसका नाम होता है कुजुल कडफिसेस। ठीक है, तो कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस और उसके बाद कनिष्क, इनके सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। और देखिए, अगर आप हमारी आपको ये वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा कोई मिस्टेक लगती है तो आप भी उसके प्रति भी आप कमेंट करिए। ठीक है, उसमें आप देखिए, उसमें हम आपको बेहतर सुधार करेंगे, अपने आप में बेहतर सुधार करेंगे। आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको लेकर भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको कहीं चीज़ पर कोई डाउट लगता है या कोई चीज़ को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के लगता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। निश्चित ही उसमें सुधार किया जाएगा और आपका निश्चित ही डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।